नमस्कार। मैं हूं सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी सुंदरम म्यूचुअल फंड का एमडी। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आजकल चल रही है म्यूचुअल फंड के अंदर। वो है कि 3 साल वाले एसआईपी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, ये क्यों नेगेटिव आ रहा है और उसको कैसे वो कॉम्बैट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि पहले चीज की एसआईपी क्या होती है। एसआईपी होती है जो महीने महीने में या हफ्ते हफ्ते में या क्वार्टर क्वार्टर में, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। अभी इसके कारण क्या होती है कि एक तो आपकी इनकम, तनख्वाह हो या सैलरी हो या रेंट हो, जो भी है, आपको महीने महीने में मिलती है, तो वो एक अच्छी स्थिति होती है कि जब पैसा आए तो आप निवेश कर लेते हैं। वो ये कारण होता है एसआईपी करने के लिए। सेकेंड चीज जो कहलाते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स जो इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता है उनमें, वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी हर महीने अगर आपको 7%, 8%, 10%, 12% रिटर्न मिलने की एक आशा है एनुअलाइज बेसिस पे, तो उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको जबरदस्त एक कॉर्पस मिल सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपके फ्यूचर के ख्वाहिशें हैं। जैसे आप बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं अमेरिका या यूके में, या फिर आपकी बेटी की शादी के लिए आप प्लान करना चाह रहे हैं, या आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान, इसके लिए एसआईपी एक बहुत बढ़िया टूल माना जाता है। और इसलिए लोग भी बेहतर आप देखेंगे कि इस्तेमाल, करीबन 8,000 करोड़ आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी मंथ ऑन मंथ आते हैं निवेशकों से। तो ऐसी हालत में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें तो नेचुरली हर व्यक्ति की यही सोच होती है कि जो भी पैसा मैं डालूं उसका मेरा एक बेहतर अमाउंट मिलेगा मेरे निवेश अमाउंट के ऊपर। तो जब नेगेटिव रिटर्न आ जाती है, नेचुरली थोड़ी शॉक होती है कि क्या है भैया, मैंने सोचा एसआईपी एक मैजिक वर्ड है और ये खुल जा सिम सिम की तरह मैंने कर दिया तो मेरी भविष्य सब सिक्योर है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि एसआईपी के साथ हमें समझना चाहिए कि दूसरी चीज जो एसआईपी को हेल्प करती है आपके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग टूल के जरिए, वो होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, आरसीए इसको कहला जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल, अभी बैंक ने आपने रिकरिंग डिपॉजिट लगा दिया, तो बैंक ने अगर 7% आपको प्रॉमिस किया है, तो हर महीने आपको 7% डिवाइडेड बाय 12 आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो इंटरेस्ट लगेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इक्विटी मार्केट ऐसी नहीं है, वो हर महीने थोड़ी रिटर्न देती है। इक्विटी मार्केट के जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो आपको एनएवी के जरिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो कभी मार्केट में करेक्शन आती है, कभी उछाल आती है, तो एसआईपी में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता है। तो जब एनएवी गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा होते हैं, और जब एनएवी बढ़ती है तो कम यूनिट्स आपको इकट्ठा होता है। तो ऐसी हालत में एसआईपी में बैंक रिकरिंग डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता इसी चीज से आती है, क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन मोड में होता है ना, तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलने की एक क्या कहते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये ज्यादा यूनिट जैसे ही अक्यूमुलेट होते हैं, तो एंड में अगर मार्केट की हालत बहुत बढ़िया है तो आपको सुपर प्रॉफिट, सुपर वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक पावरफुल टूल है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करती है। तो ऐसी चीज में एसआईपी के जरिए अगर आपने निवेश किया, राइट, तो आपको ये मिन्नतें करनी चाहिए ऊपर वाले से कि मेरे को बहुत जबरदस्त वॉलिटी दिलवा दो, ताकि मैं जितने यूनिट बहुत सस्ते में मैं हासिल करूं, उतना मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। राइट, तो ये ख्वाहिश होती है हर एसआईपी इन्वेस्टर के मन में होना चाहिए। राइट, अब स्थिति क्या होती है, अब देखिए आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो क्या हुआ एसआईपी का? प्रॉब्लम यह है कि आप जब वॉलिटिलिटी के लिए प्रे करते हैं ना, वो वॉलिटी आपको बीच में चाहिए, अंत में नहीं। अंत में आपको मार्केट ऑलवेज एक बेहतर हालत में रहने की जरूरत है, तभी आपका कॉर्पस एसआईपी के जरिए बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो एसआईपी कब नेगेटिव रिटर्न देती है ना, कि बीच में वॉलिटी हो या ना हो, अंत में अगर शुरुआत से कम एनएवी में चल रहा है तो आपको एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। आजकल में हो रही कोविड क्राइसिस के कारण जो करेक्शन मार्केट में आई मार्च में, उसमें झटका लगा सभी म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड ने भी। और दिसंबर 16 से 17 उस साल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर साल था, क्योंकि एकदम से मार्केट ने छलांग लगाया,
डिमोनेटाइजेशन भी अनाउंस हुआ था नवंबर 16 में। उसके बाद जो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर है, उसके अंदर जो खरीदारी म्यूचुअल फंड मैनेजर ने करी, तो मार्केट को ऑल टाइम हाई, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में ऑल टाइम हाई दिसंबर 17 तक पहुंच गया था। उसके बाद हमारे देश में एक के बाद एक कुछ ना कुछ हादसा आ गए। एक था वो एनबीएफसी क्राइसिस, जहां पे आईएलएफएस, डीएचएफएल ऐसी कंपनियों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो वहां पे मार्केट के ऊपर एक ये इकोनॉमी के ऊपर एक असर आया, उसका असर मार्केट के ऊपर भी दिखा। सेकंड, इन्फ्लेशन नेगेटिव में चली गई थी रूरल इंडिया में, तो उधर कंजम्पशन के ऊपर झटका लगा, तो इंडियन इकोनॉमी एक स्लो डाउन की स्थिति में दिसंबर 17 से ही शुरुआत करने लगी। तब से आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में आपको करेक्शन आने लगी, इतना तक कि करीबन 30-40% करेक्शन हुआ दिसंबर 17 से फरवरी तक। और फरवरी ने कोरोना महामारी ने आके और एक झटका लगा दिया, लॉकडाउन के साथ ये भी हुआ। तो ऐसी हालत में जब एनएवीज भयंकर करेक्ट होती है, तो जितना भी आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट हो, वो एक हायर वैल्यू पे आ गया था ना। यानी आपको एंड के माफिक कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट जो मिलने की ख्वाहिश थी, तो कम यूनिट मिली क्योंकि वैल्यूएशन हाई थी। और एंड में जब आपके एचआईपी मैच्योरिटी के जरिए क्लोज टू मैच्योरिटी है अगर मार्च के टाइम में, तो डेफिनेटली टोटल कॉर्पस में वो नेगेटिव अप्लाई होता है ना, तो वो कारण है नेगेटिव होने की। उसके बाद जो मार्केट की रिकवरी आई है, वो ज्यादातर देखे तो लार्ज कैप में, क्योंकि गिरावट भी उतनी नहीं थी, लार्ज कैप में जो रिकवरी आया है उसने थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिलवा दिया एसआईपीस को। प्योर लार्ज कैप फंड में आपने किया होगा तो कुछ कम ऐसी स्थिति होगी, कुछ नेगेटिव एसआईपी। मगर अगर आप ब्रॉडर मार्केट में कर रहे हो, सॉरी स्मॉल कैप में और मिड कैप में, राइट, ऐसी पोर्टफोलियोज में 2 अप्रैल के बाद रिकवरी यहां पे भी दिखी है, मगर उतना नहीं कि पुराने लॉसेस को पूरे कवर कर सके। तो आज की जो हालत दिसंबर 17 से जो एक डाउनटर्न चल रही है, उसके कारण आज के एनएवीज दिसंबर 17 के माफिक में कम है, इसलिए आपके एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न आ रही है। और इसमें अभी क्या करना चाहिए आपको, राइट, ये नेगेटिव रिटर्न होते हुए क्या करना चाहिए? तो मैं 2 स्थिति लेता हूं। एक, जिनकी एसआईपी आजकल में मैच्योर हो रही है, यानी आपने 10 साल वाले एसआईपी पुराना शुरू किया या 3 साल वाला एसआईपी दिसंबर 17 में शुरू किया, तो दिसंबर 2020 में उसकी मैच्योरिटी है, वो अभी नेगेटिव में चल रही है, राइट, वो एक हालत। सेकंड है जिन्होंने दिसंबर 16 में ही सही 10 साल की एसआईपी लगाई, यानी अभी 3 साल हो गए, एसआईपी का वैल्यूएशन नेगेटिव दिख रहा है, मगर और 6 साल जाने में का बाकी है। मैं 2 तरह के निवेशकों का मैं क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तो क्या करना चाहिए? तो स्थिति ऐसी है ना, पहले आप समझिए कि एसआईपी पॉजिटिव रिटर्न कब देगा? जब इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी हो, मगर अंत में वैल्यूएशन बिगिनिंग शुरुआत से बेहतर हो। आज वो हालत नहीं है, यानी सो जिन जिन की एसआईपी अभी बंद हो रही है, अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो, तो मैं कहूंगा को एसआईपी को एक्सटेंड करे अनदर 3 साल के लिए, क्योंकि और 1 साल के लिए ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। अभी न्यूज जो आ रही है इकोनॉमिक के बारे में अच्छी आ रही है, धीरे धीरे सभी पीएमआई इंडेक्सेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सभी देखिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, कंजम्पशन में इंप्रूव दिख रहा है। दिवाली से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आ गया था कंजम्पशन इंडस्ट्री में, और धीरे धीरे आप देखेंगे अगले 1 साल में ये वैक्सीन की आने की एक गुंजाइश है, और वैक्सीन आ गया तो नेचुरली माहौल टोटली बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल में 1 साल तक वॉलेटिलिटी और जारी रह सकती है, मगर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत जबरदस्त, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 7-8% जीडीपी लेवल तक 3 साल के अंदर पहुंच सकती है। तो अगर आपने पैसे की जरूरत ना हो तो 3 साल के लिए आपने एसआईपी को एक्सटेंड कर दिया, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो भी यूनिट्स आपको अभी खरीदारी हो रही है एक लो एनएवी में, वो आपके काम आएंगे टू गिव यू अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो अगर पैसे की जरूरत ना हो तो जरूर आप अपना एसआईपी को एक्सटेंड कीजिए। दूसरी चीज कहूंगा मैं कि अगर जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, वो तो हालत हो गई तो आपको वो लॉस भुगतना पड़ेगा, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। मगर आपकी 10 साल की एसआईपी है और अभी नेगेटिव में चल रही है, तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली आप एक स्टेप एसआईपी इंस्टॉलमेंट को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी होती है, आपको ज्यादा यूनिट खरीदना है, तभी आपकी एंड रिजल्ट बहुत बेहतर होगी। तो ये वॉलेटाइल पीरियड में मैं कहूंगा कि एक्चुअली इन लोगों को जिनको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जिनकी एसआईपी एनीवे 5 साल के बाद ही मैच्योर हो रही है, तो ये वॉलेटाइल टाइम एक बहुत बढ़िया टाइम है आपको एक्चुअली अपनी इंस्टॉलमेंट को टॉप अप करना।
इनफैक्ट इतना तक मैं कहूंगा कि आपने इंस्टॉलमेंट कुछ एक साल के लिए डबल कर दिया तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया बेहतर चीज होगी। तो वो मैं कहूंगा कि एक एडवाइस आपको, जिससे आप अपना फ्यूचर में ये एसआईपी को एकदम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंस्टॉलमेंट आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बेनिफिट दुगना होगा, बिकॉज इकोनॉमी रिकवरी स्टेज में धीरे धीरे आ रही है, अभी तक पूरी नहीं आई है, तो और वैल्यूएशन में बढ़त की गुंजाइश आप रख सकते हैं अगले 3 से 5 साल में। वो एक स्ट्रेटेजी हुई। सेकंड स्ट्रेटेजी है, मैं कहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया एसआईपी को, और नहीं तो आप एक नया एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, मगर आपने डेटा देखा इंडस्ट्री का नेगेटिव है, क्या मैं करूं या ना करूं, तो इसमें आपकी मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप एक अग्रेसिव तरह के इन्वेस्टर हो, जिसको पता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट के पास इन्फ्लेशन बीट करने की क्षमता है और वॉलेटिलिटी का एडवांटेज उठाना चाहिए, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि जैसे कह रहा हूं मैं, डबल और एक्चुअली आप ज्यादा एसआईपी इंस्टॉलमेंट अभी भी लगा सकते हैं। वो एक अग्रेसिव मेंटालिटी। मगर अगर आप एक मॉडरेट मेंटालिटी के हो, तो मैं कहूंगा कि एसआईपी में आप ज्यादा लार्ज कैप को बढ़ाइए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है, मगर सो नेचुरली फ्यूचर प्रॉफिट कम होगा, मगर आपके लिए दिक्कत भी कम होगी, बिकॉज उतना शार्प वॉलेटिलिटी आपको लार्ज कैप में नहीं दिखेगा जितना मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखेगा। तो मैं कहूंगा जो कंजर्वेटिव मिड, थोड़े मॉडरेट टेम्परामेंट रिस्क एटीट्यूड में हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक लार्ज कैप ओरिएंटेड निवेश आप एसआईपी के जरिए करिए। जैसे मैं कहूंगा कि करीबन 70% आपके जो एसआईपी इंस्टॉलमेंट है उसको लार्ज कैप में करिए, 20% आप मिड कैप में कर सकते हैं और खाली 10% स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि आपकी मेंटालिटी है कि ज्यादा वॉलेटिलिटी आप बैर नहीं कर सकते हो, इसलिए ये बेहतर रूट होगी आपके लिए, यानी लार्ज कैप ओरिएंटेड को बढ़ा दीजिए। सेकेंड, आप और भी कंजर्वेटिव है, यानी मेरे को रिटर्न चाहिए मगर फिर भी मेरे को वॉलेटिलिटी उतना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पे एक अच्छी प्रोडक्ट जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास, उसको कहते हैं इक्विटी हाइब्रिड या एग्रेसिव हाइब्रिड उसको कहते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको 65 से 70-80% इक्विटी में करते हैं और बाकी 20-30% डेट में करते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि डेट में अगर आपकी क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो अच्छी रही तो जरूर म्यूचुअल फंड हाइब्रिड फंड्स में अच्छे डेट सिक्योरिटीज को ही लेते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का ही वॉलेटिलिटी मिलता है, स्टॉक मार्केट की जरा भयंकर वॉलेटिलिटी नहीं आती है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, तो वो डेट कंपोनेंट एक प्रोटेक्शन देती है आपको वॉलेटिलिटी से। और जो इक्विटी कंपोनेंट होता है ऐसे बैलेंस्ड जो फंड है इक्विटी हाइब्रिड फंड में, ज्यादातर लार्ज कैप में निवेश करते हैं, वो 70-80% लार्ज कैप में डालते हैं, वो 70% इक्विटी कंपोनेंट के अंदर। तो नेचुरली आपको आपके कंजर्वेटिव माइंडसेट के लिए ये और एक कुशन बनता है कि वॉलेटिलिटी को दबाए रखें, एट द सेम टाइम इक्विटी मार्केट का जो 70% इक्विटी एलोकेशन है उसका लाभ आपको मिलेगा। बट बेयर इन माइंड के ये आपकी मेंटालिटी के ऊपर है, क्योंकि डेफिनेटली आपको जब मार्केट बूम में होता है, जो दो मैं प्योर इक्विटी की बात की, डबल इंस्टॉलमेंट वाले की, उसको भी बेहतर रिटर्न मिलेगी, बट विथ वॉलेटिलिटी अलोंग द वे, तो जर्नी विल बी स्लाइटली रफ, मगर एंड रिजल्ट विल बी वेरी गुड। मॉडरेट हो तो मैंने कहा ज्यादा लार्ज कैप नहीं, तो अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप 50% लार्ज कैप और 50% मिड एंड स्मॉल, मे बी 30% मिड, 20% स्मॉल, ऐसे निवेश कीजिए, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में ही हायर वॉलेटिलिटी के कारण आपको एसआईपी इंस्टॉलमेंट है, हायर यूनिट्स लेने की एडवांटेज मिलेगी। सेकंड, जब इकोनॉमी बूम में होती है तो मिड एंड स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर सकती है, मगर जर्नी बहुत रफ होगी। तो अगर आपको एंड रिजल्ट में फोकस करना चाहिए, जर्नी को छोड़ दीजिए, पॉटहोल्स आएंगे, गड्ढे आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे रोड में, अगर एंड आपको पहुंचना है ताजमहल तक, तो आपको वो एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड अगर रखेंगे तो जरूर आपको एसआईपी भला ही करेगा आपके एंड रिजल्ट में। तो टू समराइज मैं कहूंगा कि आप अग्रेसिव मेंटालिटी के हो तो आप 50-50 लार्ज कैप और 50% मिड एंड स्मॉल कैप में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो मैं कहूंगा कि 70% आप लार्ज कैप में कीजिए, खाली 30% मिड एंड स्मॉल कैप में। और अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो तो मैं कहूंगा कि आप
इक्विटी हाइब्रिड प्रोडक्ट में एसआईपी शुरू कीजिए। वहां पे 70% इक्विटी में और उस 70% के अंदर 70-80% लार्ज कैप में रहता है। एट द सेम टाइम 30% जो डेट कंपोनेंट होता है, जो वॉलिटिलिटी को बहुत कम रखती है, बट थोड़ा बहुत एक एक 7-8% रिटर्न दिलवा सकती है वो डेट कंपोनेंट। तो ओवरऑल आपको ये आपके मेंटालिटी के जरिए, कंजर्वेटिव मेंटालिटी के लिए बहुत एक बेहतर प्रोडक्ट है। तो ऐसी आप एक स्थिति, फर्स्ट चीज है कि आप अपना रिस्क एटीट्यूड को डिफाइन करें। सेकंड और एक फाइनल क्लोजिंग में कहूंगा कि हर एसआईपी जो शुरू करते हैं उसका एक गोल होना चाहिए। आप नहीं तो कैसा डिसाइड करें कि मैं 3 साल का करूं या 5 साल का या 10 साल का। कुछ ना कुछ एक गोल होना चाहिए, राइट? मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को एक छुट्टी पे अमेरिका जाना है, कुछ भी आपके मन में जो हो, एक गोल होनी चाहिए। उस गोल के जरिए आपको टेनर डिसाइड करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि वो गोल को आप कागज में या आपके आईफोन या आईपैड या जो भी मोबाइल फोन में आप लिख दीजिए जब आप शुरू कर रहे हैं। क्योंकि वेरी ऑफन क्या होता है, बीच में आपको देखेंगे कि ये बहुत कम में है, और अगर आपका गोल 10 साल के बाद है, 5 साल के बाद है, तो उसके बारे में आपको फिक्र नहीं करने का। खाली आपको चिट्ठी देख लीजिए कि इसके ऊपर ट्रैक में, और नजदीक आते ही तब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। उसको बीच में आप एसआईपी को स्टॉप या क्लोज मत कीजिए, क्योंकि वो गोल के लिए आपने शुरू किया है। और कौन जाने उस टाइम में जब गोल शामिल हो, शायद आज की तरह एक कोविड वाली हादसा आई तो नुकसान हो सकता है, मगर ज्यादातर आप लॉन्गर टर्म एसआईपी में देखें तो एकदम रिटर्न भयंकर आपको मिलके आपके कॉर्पस से कई गुना ज्यादा भी आपको पैसा मिलने की कोशिश आप कर सकते हैं। और ये पावर ऑफ एसआईपी यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेज दोनों को मिला के आपको दिलवाने की एक शक्ति है एसआईपी के अंदर। इसलिए मैं फाइनली कहूंगा कि जैसे आप लोन लेते हैं तो ईएमआई भरते हैं, तो ईएमआई को लोन के लिए काटते नहीं है, तो एसआईपी को भी आप सेविंग्स ईएमआई समझ लीजिए, और सेविंग्स ईएमआई समझ के आप जारी रहिए अपने निवेश को टिल द एंड रिजल्ट। थैंक यू और धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.